नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेक्शन वाइज और डिटेल में। पिछले कल हमने इससे पहले जो था हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया था। अगर हिस्ट्री की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सेक्शन वाइज पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के बाद जो है वो पॉलिटी का सेक्शन जो था वो कंटिन्यू हुआ था। तो उसी तरह से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 129 से यहाँ पर 128 तक तो हिस्ट्री का सेक्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज 129 से कंटिन्यू करेंगे। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो भारत के राष्ट्रपति का जो महाभियोग प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? 129 का ऑप्शन है यूएसए जो है वो सही आंसर है। यूएसए से ये प्रोसेस ली गई है। अच्छा, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हैं। देखो, एक तो फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स हमने यूएसए से ली है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस होगी ये भी हमने यूएसए से लिया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से ली है? ये हमने यूएसए से ही ली है। तो ये सब हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। तो यूएसए के बारे में ये सब आप याद रखिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मैनी पार्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कितने पार्ट दिए गए हैं? देखो, पार्ट्स अलग से होते हैं, शेड्यूल अलग से होते हैं। तो कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो, एक एडवाइस है छोटी सी आप लोगों के लिए कि हो सके तो इन 22 पार्ट्स को याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो पूछा जाता है। क्योंकि इस तरह से तो है नहीं कि आप एचपीएसएससी के एग्ज़ाम देंगे, आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम भी देंगे तो इन 22 पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन कौन से हैं। देखो, पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड टेरिटरी से बिलोंग करता है, इनके डील करता है। पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। और पार्ट 4A ये फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। तो ये तो आप याद रखिएगा, ये बेसिक है। और शेड्यूल कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल हैं। इन 12 के 12 शेड्यूल्स को आप याद कर लीजिएगा, और पार्ट्स जो 22 हैं इनको भी आप याद कर लीजिएगा। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो म्यूनिसिपलिटीज़ के साथ जो है वो डील करता है। तो पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद म्यूनिसिपलिटीज़। ठीक है, पंचायती राज से कौन सा करता है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर। तो किस वर्ष जो था वो सिक्किम को राज्य का दर्जा जो था वो दिया गया था? देखो, सिक्किम को राज्य का दर्जा जो था वो दिया गया था 1975 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिस अमेंडमेंट के तहत जो था वो सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट जो था वो बना दिया गया था। तो सिक्किम को जो था वो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो था वो पूरी तरह से राज्य जो था इसको बना दिया गया था, फुल फ्लेज्ड स्टेट जिसको कहते हैं। और ये कौन से नंबर का राज्य बना था? तो ये 22 नंबर का राज्य जो था वो इंडिया का बना था। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखिए, कौन से नंबर का राज्य बना था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और इसको स्टेटहुड मतलब कब दिया गया ये दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। राइट टू प्राइवेसी बिकम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार है? ये जो राइट टू प्राइवेसी है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आर्टिकल 21 के तहत जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो, आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसकी बात ये करता है। और आर्टिकल 21 के तहत जो है वो राइट टू प्राइवेसी आता है, राइट टू हेल्थ आता है, राइट टू लाइवलीहुड आता है, और इसके अलावा जो है इसके तहत आता है जैसे कि राइट टू ट्रैवल हो गया, राइट टू फ्री लीगल एड हो गया, राइट टू स्पीडी ट्रायल हो गया, राइट टू स्लीप हो गया, सोने का अधिकार ये भी इसी के तहत आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये भी आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। ये सब चीज़ें हो गई जो इसके तहत आती हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि राइट टू स्लीप जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 21 के तहत ये आता है। तो ये आर्टिकल 21 के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 133 है फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। फंडामेंटल राइट्स को जो है वो किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है?
133 का जो है वो ऑप्शन बी प्रेसिडेंट जो है वो सही आंसर है। प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट जो है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। अब यहाँ से फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या बताया जाए, तो इतना कुछ है नहीं बताने लायक, तो इतना ही आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, 129 है क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी सेट अप बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो संविधान द्वारा बनाई गई ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई भी नहीं थे। फिर कौन थे, फिर जो थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अभी और भी कुछ यहाँ से जान लेते हैं। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेट की गई थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो सेट की गई थी अगस्त 29, 1947 को। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, तो इसमें जो थे वो 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। 6+1 इस तरह से 6 सदस्य थे और एक चेयरमैन, तो टोटल 7 सदस्य इसमें थे। अभी ये तो मैं कहूँगा नहीं कि 7 के 7 सदस्यों के नाम आप याद कर लीजिएगा, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस किस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक कमेटी और थी जिसका नाम था स्टीयरिंग कमेटी, तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी ये रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट था तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंटली कंटेन हाउ मेनी शेड्यूल्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, तो शेड्यूल कितने हैं, 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 12 शेड्यूल हैं। अब 12 के 12 शेड्यूल्स आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था। एक बार तो मैं आपको इनको रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाना भी बनता है यहाँ से। तो पहला शेड्यूल जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ डील करता है, और सेकंड शेड्यूल जो है वो डील करता है जितने भी अलाउंस दिए जाते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन या फिर और लोकसभा के सदस्यों को, उसके साथ ये डील करता है। और कुछ और भी स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिए जाते हैं उनके साथ सेकंड शेड्यूल जो है वो डील करता है। तीसरा शेड्यूल जो है वो ओथ के साथ, यानी कि जो शपथ इन लोगों की होती है, जैसे यूनियन मिनिस्टर हो गया, इलेक्शन ये हो गया, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन हो गया पार्लियामेंट के, स्टेट मिनिस्टर हो गया, कैग हो गया, तो जज हो गए हाई कोर्ट के, तो इन सभी के साथ यानी कि ओथ के साथ जो है वो थर्ड शेड्यूल डील करता है। फोर्थ शेड्यूल किसके साथ डील करता है, तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, बांटी जाती हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा, तो जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सीट्स दी जाएंगी राज्यसभा में, उसके साथ ये डील करता है फोर्थ शेड्यूल। पांचवा शेड्यूल किसके साथ डील करता है, तो कुछ शेड्यूल्ड एरिया हैं, कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये डील करता है। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एक बार फिर से बोलता हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स को जो है वो स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करवाता है। और 7th शेड्यूल जो है वो डील करता है यूनियन लिस्ट के साथ, कॉन्करेंट लिस्ट के साथ और स्टेट लिस्ट के साथ। और 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। कितनी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और ये जो 9th शेड्यूल है इसके बाद ये डील करता है ज़मींदारी के साथ। और 10th शेड्यूल जो है ये पंचायती राज के साथ डील करता है। और 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन के साथ डील करता है, सॉरी एंटी डिफेक्शन सही होगा। और 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज के साथ डील करता है। और 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनिसिपलिटीज़ के साथ डील करता है। तो ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 131 है, उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो उत्तराखंड जो था वो कब राज्य बना था, कब ये राज्य अस्तित्व में आया था। 131 का ऑप्शन ए 2000 जो है वो सही आंसर है। 2000 में जो था उत्तराखंड एक राज्य के रूप में बनकर सामने आया था। अब यहाँ से भी कुछ हम जानेंगे। तो वर्ष 2000 में जो था वो 3 राज्य बने थे। कौन कौन से थे, एक तो ये हो गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद दूसरा हो गया छत्तीसगढ़ और तीसरा हो गया झारखंड। ये 3 राज्य जो थे वो बने थे। उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और ये जो छत्तीसगढ़ था ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और झारखंड जो था वो कहाँ से अलग हुआ था, झारखंड जो था वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, सॉरी झारखंड जो था वो बिहार से अलग हुआ था। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, झारखंड बिहार से। तो ये आप याद रखिए कि 2000 में कौन कौन से स्टेट बने और ये कहाँ कहाँ से अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 132 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसे जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की पावर जो है वो दी गई है? तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो किसको ये पावर दी गई है? ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको ये पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, कि ये जो भी फंडामेंटल राइट है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है और हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत दी गई है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दी गई है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दीज, क्योंकि राज्यसभा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ डिस्कस करने के लिए तो है नहीं, बट आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितने मतलब इसके लिए क्या मिनिमम एज रखी होती है और कितने वर्षों के लिए ये चुने जाते हैं। ये दो चीज़ें आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, द मेजर एम्फेसिस इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज ऑन। पहला पंचवर्षीय योजना जो था उसमें प्रमुख बल जो था वो किसके ऊपर दिया गया था? तो 134 का ऑप्शन ए एग्रीकल्चर जो है वो सही आंसर है। मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर जो था वो बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। तो इंडियन पॉलिटी में कौन सा सबसे उच्चतम है? तो हमारा जो भारत का पॉलिटी है, भारत की जो राजनीति है या फिर आप कह लीजिए राजतंत्र है, उसमें सबसे उच्चतम पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आता है। 129 का ऑप्शन बी दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही आंसर है। संविधान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ से भी इतना कुछ खास है नहीं है डिस्कस करने के लिए, तो 130 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है? क्वेश्चन नंबर 130 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, हैबेस कॉर्पस। अब यहाँ से काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिट कितने प्रकार की होती हैं। ये हैबेस कॉर्पस एक रिट है, तो रिट जो है वो 5 प्रकार की होती हैं। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं और निजी स्वतंत्रता का बचाव जो है वो कौन सी रिट करती है? हैबेस कॉर्पस रिट करती है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो ये हैबेस कॉर्पस रिट होती है तो इसका मतलब होता है टू हैव दी बॉडी ऑफ। ये मतलब होता है इसका, टू हैव दी बॉडी ऑफ। कई बार पूछ लिया जाता है इसका मतलब। अभी एक पेपर में पूछा गया था कि ये जो मैंडामस रिट है इसका क्या मतलब है? मैंडामस रिट जो है इसका मतलब है वी कमांड। वी कमांड इसका मतलब होता है। इन दो रिटों का मतलब आप याद रखिए। अब देखो कई बार यह पूछ लिया जाएगा आपसे कि हैबेस कॉर्पस रिट जो है वो क्यों जारी की जाती है। देखो जब भी कोर्ट को लगता है कि कहीं पर किसी को अरेस्ट किया गया है और कोर्ट के समक्ष जो है वो 24 घंटों के भीतर पेश नहीं किया गया है, तो उस टाइम जो है ये रिट जारी की जाती है कि जो पर्सन आपने अरेस्ट किया है उसको जो है हमारे सामने पेश किया जाए, कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको अरेस्ट किया गया है वो लीगल है या फिर लीगल नहीं है। तो उस टाइम ये हैबेस कॉर्पस रिट जारी की जाती है। तो इस रिट के बारे में इतना याद रखिएगा। 5 रिट्स होती हैं, ये भी आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर द। पंचायती राज प्रणाली को भारत में किसके तहत लागू किया गया है? पंचायती राज प्रणाली को भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत लागू किया गया है। ऑप्शन सी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के तहत इसको लागू किया गया है। अब ये जो पंचायती राज सिस्टम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत उसको लागू किया गया है। अब कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी बात करता है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में कहा गया है ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई है आर्टिकल 40 में। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन बी रिमेन इन फोर्स फॉर। तो प्रेसिडेंशियल जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वो कितने समय तक लागू रहता है? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो 6 मंथ 6 मंथ, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 6 महीनों तक जो है वो लागू रहता है। अब प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी घोषणा जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 123 1, 2, 3 आर्टिकल जो है जिसके तहत ऑर्डिनेंस की बात की जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन आप ऑर्डिनेंस के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो पहला लॉ ऑफिसर किसको कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
अब ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं। और कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बात करता है ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। कल जो है, कल नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट पार्ट जियोग्राफी का होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।